फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी ट्री वन में जो पूछा गया था क्वेश्चन 24/8/2023 को, जिसमें बॉयज़ का सिर्फ एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सिटिंग में, उसी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में पूछा गया है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना। और किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसमें पूछा गया है कि किसकी अध्यक्षता में है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक कब लिखा गया था? तो 1949 ईस्वी में लिखा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर। कब? तो 1930 ईस्वी में बिहार के लोग ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। और बिहार के भागलपुर, गया, मुंगेर और सारण में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन जो हुआ था यह सफल रहा था। और बिहार में सर्वप्रथम चौकीदारी कर बेतिया में शुरू किया गया था। बिहार में चौकीदारी कर सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? बेतिया में। अगला क्वेश्चन है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? वयोवृद्ध महिला के रूप में व्याख्यात थी। तो यह थी अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। और अरुणा आसफ अली ने ही 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था, और इसी के लिए इन्हें याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली को मरणोपरांत 1997 ईस्वी में, कब? 1997 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो यह किया था पूना में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पूना। और होम रूल लीग की स्थापना जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था वह 28 अप्रैल को किया गया था। 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को किया गया था। और बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किसने किया था? तो मजहरुल हक ने किया था। और इसी के नेतृत्व में किया गया था होम रूल आंदोलन की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है कि हुंकार हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? इस पत्रिका से कौन संबंधित थे? तो राहुल सांस्कृत्यायन और सहजानंद सरस्वती और यमुना कारजी, ये तीनों इसी पत्रिका से संबंधित थे। किससे? तो हुंकार पत्रिका से। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और हुंकार पत्रिका जो हुई थी, हुंकार पत्रिका की जो शुरुआत की गई थी, यह बाद में चलकर किसानों की आवाज़ बन गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो यह कहा था ह्यूरोज ने। किसने कहा था? ह्यूरोज ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? 1858 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1858 ईस्वी में हुई थी। किससे लड़ते हुए? तो अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो यह थे जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और जगजीवन राम जो है, इन्हें बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार के एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। कौन? बाबू जगजीवन राम। इसे बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। और इनके समाधि स्थल को समता भूमि कहा जाता है। जगजीवन राम का समाधि स्थल को समता भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1918 में
1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, जिसे चंपारण एग्रेरियन एक्ट कहा जाता है, यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? यानी क्वेश्चन है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो यह किसी भी तारीख को या महीने में पारित नहीं किया गया था, यह 1918 ईस्वी को ही पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसका जो है डेट मेंशन नहीं किया गया है इसमें, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सही की पहचान करना है आपको। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, नहीं तीसरे सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे, तीसरे सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था इसमें पहला सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद अगला है कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखांकन किया, ये सही है और सही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी ही सिर्फ सही है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखांकन किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद दिया गया है, तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उराव जनजाति ने। किस जनजाति ने? तो यह लिया था भाग उराव जनजाति ने। गया अधिवेशन कब और कहाँ? गया अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। बिहार में जो इससे पहले भी अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में, कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। कांग्रेस का अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पत्रिका था, ये सही है। और इंडियन स्पेक्टेटर जो है इसका लेखांकन बेहराम जी मालाबारी के द्वारा किया गया, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, ये गलत है। और इसके बाद ये भी गलत है। एडवोकेट ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो डी बसु के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक बहुत ही फेमस पुस्तक है कि ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो है यह दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो बारदोली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था, इसी में इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया और यह आंदोलन जो हुआ था यानी सत्याग्रह यह सफल रहा था। कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह, जिसे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नाम से जाना जाता है, यह गांधी जी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और खेतीहरों के समर्थन में सत्याग्रह जो गुजरात में किया गया था, यह भी गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। नेतृत्व गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें जो है एक से अधिक कथन सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जो है समझने में दिक्कत हो तो आप पीडीएफ के माध्यम से खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो यह किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1992 ईस्वी में। और ये जो इसके बाद जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो आया था, यह कब आया था? 1993 ईस्वी में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो हुआ था वह 1993 ईस्वी में हुआ था। और कब हुआ था? तो अगस्त के महीने में हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था, यानी कितना हिस्सा था भारत का विश्व जीडीपी में? तो 32%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और ये जो है एंगस मेडिसन के अनुसार भारत
भारत की अर्थव्यवस्था पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। एंगस मेडिसन के अनुसार जो है भारत की अर्थव्यवस्था पहली शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और पहली शताब्दी में भारत का जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी का 32% से अधिक था, 32% से अधिक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो विशेष विवाह अधिनियम जो आया था यह 1954 में आया था। विशेष विवाह अधिनियम कब आया था? 1954 में आया था। दहेज निषेध अधिनियम जो आया था यह 1961 ईस्वी में आया था, दहेज निषेध अधिनियम। और समान पारिश्रमिक अधिनियम जो आया था यह 1976 ईस्वी में आया था। इसके बाद नारी अपशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम जो आया था यह 1986 में आया था। इस प्रकार आप मिलान कर लीजिएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बीपीएससी लेवल के प्रश्न में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माती सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दो पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? तो यह किसने लिखा था? तो धर्मपाल ने लिखा था। किसने लिखा था? तो धर्मपाल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, धर्मपाल। और जो है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री जो है इसमें तक्षशिला, नालंदा और कुछ अन्य विश्वविद्यालय के बारे में बेहतर जाना और लिखा गया है। किसमें? तो इस पुस्तक में लिखा गया है और इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद धर्मपाल जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय के कौन थे? संस्थापक थे धर्मपाल। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो यह एन.वी. रमन्ना ने कहा था। एन.वी. रमन्ना ने कहा था। और एन.वी. रमन्ना जो है यह भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन कूट वाला है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नारों के नाम, यह नारा ये जो राजनीतिक दल है ये किस किस ने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी की सरकार में दिया गया। और लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता दल की सरकार द्वारा दिया गया। और जोतने वाले भूमि को वाम मोर्चा कहा जाता है। और तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा यह किसने कहा था? तो एन.टी. रामाराव ने कहा था। इस प्रकार आप मिलान कर लीजिएगा। ए का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा और 3 यानी सी का 1 हो जाएगा और डी का 4 ही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। ये आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में सब कुछ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो यह कहा था दीनदयाल उपाध्याय ने। किसने कहा? दीनदयाल उपाध्याय ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कथन है कि शिक्षा एक निवेश है जो आगे चलकर शिक्षित व्यक्ति समाज की सेवा करेगा। और दीनदयाल उपाध्याय जो है भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य भी थे। दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। और दीनदयाल उपाध्याय का ये भी कथन है कि बिना राष्ट्रीय पहचान के स्वतंत्रता की कल्पना व्यर्थ है। बिना राष्ट्रीय पहचान के स्वतंत्रता की कल्पना व्यर्थ है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो यह इसका राइट आंसर जो है
सभी हो जाएगा, इनमें से सभी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की मध्य शक्तियों के विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक में, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत बनाना इसका मुख्य कारण था, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, तो यह अनुसंधान और विश्लेषण विंग का है। इसे इंग्लिश में राव कहा जाता है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1968 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1968 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो पादप और जंतु जो है, ये जो है पादप और जंतु ये पारितंत्र का संघटक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। लैंडफिल का हिंदी होता है दबाना। जैसे जो कूड़ा कचरा होता है, ठोस कूड़ा कचरा, उसे जो पृथ्वी के अंदर दबा दिया जाता है प्रदूषण से बचाने के लिए, तो ये दबने की प्रक्रिया जो होती है इसे लैंडफिल के नाम से जाना जाता है और लैंडफिल के क्रिया से ही मीथेन गैस का निर्माण होता है। वैसे तो गोबर में भी मीथेन गैस ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? जंगल में, इसका राइट आंसर हो जाएगा पादप। पादप को हिरन खाता है और हिरन को शेर खाता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? तो यह मृतोपजीवी और जीवाणु, ये इन दोनों के द्वारा जो है प्लास्टिक प्लास्टिक जो है पर्यावरण में मृतोपजीवी और जीवाणु की क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है, तो इसे आहार जाल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का 1% सिर्फ ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। और 1730 ईस्वी में ये जो चिपको आंदोलन हुआ था 1973 ईस्वी में हुआ था उत्तराखंड में, और 1973 ईस्वी में उत्तराखंड यूपी से ही मिला हुआ राज्य था, दोनों अलग नहीं हुआ था। और ये जो 1730 ईस्वी में चिपको आंदोलन हुआ था जिसके जो नेतृत्व किए थे वह अमृता देवी बिश्नोई किए थे। यह राजस्थान के खेजरली गांव में चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था। किसने? अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो यह इसमें मौजूद होते हैं स्वपोषी, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा स्वपोषी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस चक्र, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ जीवाणु और स्वपोषी, इन दोनों ने मिलकर। तो इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर तथा छोटा तरंगदैर्घ्य होता है? तो यह पराबैंगनी किरण के पास होता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा।
और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायन के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसे जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जैविक आवर्धन। और जैविक आवर्धन जो है जैविक आवर्धन का पता सर्वप्रथम 1950 के दशक में हुआ था। जैविक आवर्धन का पता सर्वप्रथम 1950 के दशक में हुआ था। यह भी वन लाइनर क्वेश्चन है एसपीटी का। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो सीमित संसाधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है, तो यह नाइट्रेट दूषित पानी पीने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और कैडमियम दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है, तो इटाई रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है, तो यह एक दिशिक होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। किस दिशा में, तो एक ही दिशा में होता है। यहाँ से मैथ और रीजनिंग का प्रश्न 77 नंबर क्वेश्चन तक है। तो चलिए हम सीधे 77 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि माता पिता से संतति यानी संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आनुवंशिकता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आनुवंशिकता। और जीन जो होती है यह आनुवंशिकता की इकाई होती है। जीन किसकी इकाई होती है, तो आनुवंशिकता की इकाई होती है जीन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो एमीटर को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है ओम के नियम के अनुसार, और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ए से हो जाएगा। ओम का नियम जो होता है वह V बराबर आई आर होता है, जहाँ V क्या है विभवांतर है, और I क्या है प्रभावित होने वाली धारा है, और R क्या है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वन रोपण। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा वन रोपण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक जो होता है यह अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और जिंक जो होता है यह अम्ल और क्षार दोनों में घुल जाता है, यानी घुलनशील होता है। जिंक एक संक्रमण धातु है, और जिंक को जो है अम्ल से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न होता है। जिंक जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जिंक को जलाने पर नीली हरी लौ के साथ जलता है और जिंक ऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन का स्राव भी किया जाता है, एस्ट्रोजन का स्राव भी किया जाता है, उसके बाद डिम्ब का निर्माण भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। दूध और खट्टे दूध और दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध एवं दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोलीफॉर्म क्या होते हैं, कोलीफॉर्म क्या होते हैं, यह प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं कोलीफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर, इन दोनों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो यह सदिश राशि है या सदिश मात्रा है, एक ही बात होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो यह खड़े होने की स्थिति में धकेल सकता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है बैगनी प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी, तो यह गिर जाएगी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यानी गिरेगी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो रक्त प्लाज्मा का जो मान होता है यह 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7.4 होता है, यानी 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी लगभग होती है, तो यह मात्र 2 सेंटीमीटर होती है। और स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। और इसमें जो है बीपीएससी T1 में लगभग 95% लोगों ने जो है वह 25 सेंटीमीटर आंसर को टिक किया था। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है, भारत है और अमेरिका है। और कौन है? अमेरिका भी है। I2U2 के 4 सदस्य देश हैं। भारत है, इजराइल है, अमेरिका है और संयुक्त अरब अमीरात है। इसे जो है पश्चिम एशियाई क्वाड ग्रुप भी कहा जाता है। I2U2 को पश्चिम एशियाई क्वाड ग्रुप भी कहा जाता है। और यह जो हुआ था इसका सम्मेलन 2023 में यह अबू धाबी में आयोजित किया गया था। और I2 का मतलब होता है, I2 का मतलब इंडिया और इजराइल होता है। और U2 का मतलब होता है अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। तो यह क्या था? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था तो पापुआ न्यू गिनी में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो यह न्यूयॉर्क के नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो यह किया था USA ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और नाटो का जो है ये नाटो प्लस का है। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और नाटो जो है यह क्या है? नाटो का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नाटो का 31वां सदस्य देश जो है वह फिनलैंड को बनाया गया है। नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो यह है लिंडा याकारिनो। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। तो ये देखिए ऑप्शन के कितना नज़दीक ही दिया गया है। और इसका राइट आंसर जो था वह ऑप्शन नंबर ई लिया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कुल महिला साक्षरता दर जो था वह 51.5% था। और पुरुष साक्षरता दर जो था 71.2% था। और ओवरऑल जो था 61.8% था। 61.8% था बिहार की कुल साक्षरता दर। और बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वह रोहतास है। कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता जो है वह रोहतास का ही है। और बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर जो है वह सहरसा का है। सहरसा का कितना है? 41.68 है। क्या है ये? तो बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती है किसके लिए जानी जाती है? इसे पेपर मेसी कलाकार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और 2023 में बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में सुपर 30 के संस्थापक जो थे आनंद कुमार, इनको भी इससे सम्मानित किया गया। और उसके बाद
मधुबनी के पेपर मेसी कलाकार ये जो है सुभद्रा देवी, इनको भी सम्मानित किया गया। और इसके बाद जो है कपिल देव जो हैं, जो हस्तकरघा में काफ़ी समृद्ध है यानी माहिर है, इसको भी सम्मानित किया गया पद्मश्री पुरस्कार से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद के नए प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो इसका नाम है पद्मश्री बिमल पटेल, यानी श्री बिमल पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बिमल पटेल। और पुराने संसद भवन जो है, पुराने संसद भवन, उसका नाम क्या रखा गया? संविधान सदन नाम रखा गया। और इसका जो पुराने संसद भवन का जो है ये डिजाइन यानी वास्तुकार किसने किया था? तो वह किया था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। इसी के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था पुराने संसद भवन का। और नए संसद भवन में जो है कुल 1272 सीट की व्यवस्था की गई, जिसमें से जो है 888 सीट लोकसभा में और 384 सीट जो है राज्यसभा में होगा 1272 में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो यह था 10 से 15%। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार। और सितंबर, ये अप्रैल 2023 में था, और सितंबर 2023 में किसने दिया? तो सितंबर 2023 में झारखंड ने भी ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इनके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो यह मोरक्को देश के थे। किस देश के थे? मोरक्को देश के थे। इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी में भारत आया था। कब? 1333 ईस्वी में। और इब्न बतूता अपने ग्रंथ जो है किताब उल डेहला, इसमें भारत के विषय में विस्तार से लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह गुजरात में स्थापित की जाएगा सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले अज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो यह इरविन था। कौन था? इरविन था। और लॉर्ड इरविन का जो भारत में कार्यकाल था वह 1926 से 1931 तक था। 1926 से 1931 ईस्वी तक था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो यह है वेनेजुएला देश। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वेनेजुएला देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। और अमेजन नदी बेसिन में ब्राज़ील, पेरू से बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया आदि भाग प्रभावित हो जाता है अमेजन नदी बेसिन से। और अमेजन नदी बेसिन जो है यह जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न है और यहाँ पाए जाने वाले विषुवतीय वनों को सेल्वास कहा जाता है। अमेजन नदी के मुहाने को विषुवत रेखा काटती है। अमेजन नदी के मुहाने को कौन सी रेखा काटती है? तो विषुवत रेखा काटती है। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो सबसे निचली परत यानी पहली परत जो होती है वह क्षोभमंडल होती है। यह लगभग 13 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद मध्य मंडल होता है, उसके बाद ताप मंडल होता है और सबसे ऊपरी परत जो होती है वह वायुमंडल या बहिर्मंडल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। तो यह है लदांग कहाँ का है? मलेशिया का। मिल्पा जो है यह कहाँ की कृषि है? तो अमेरिका की। चेना जो है यह श्रीलंका की है। और रे एक है, रे
रे जो स्थानांतरित कृषि है यह किस देश का है? तो वियतनाम देश का। रे यह वियतनाम देश का है स्थानांतरित कृषि। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो दोपहर का 2 बज जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और भारत का जो समय होता है जीएमटी से यह 5.5 घंटा आगे होता है। 5.5 घंटा आगे होता है। अगला क्वेश्चन है कि महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक जो है यह सिलिका और मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है तो फसलों के बीच खाली जमीन की पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, यह किसका कार्य करता है यानी व्याख्या करता है? तो मल्चिंग का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। तो लुनेज क्षेत्र जो है यह गुजरात में पड़ता है, ये सही है। केजी बेसिन जो है यह बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, ये भी सही है। और सुरमा घाटी जो पड़ता है यह असम में पड़ता है, ये तीनों सही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो यह कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो खीरा की भी की जाती है, तरबूज की भी की जाती है और खरबूजा की भी की जाती है और इसके बाद करेले की भी खेती की जाती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। और जानवर के व्यवहार का अध्ययन जो है स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। और ये जो पी तरंग है यह अनुप्रस्थ तरंग नहीं बल्कि अनुदैर्ध्य तरंग है। पी तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही से हो जाएगा। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। कौन सी झील? सुपीरियर झील। लेक का जो हिंदी मीनिंग होता है वह झील ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि और इस प्रकार ये जो लेक यहाँ पे दिया गया है झील ना देके, और इस बार जो है ट्री 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें उर्ध्वपातन का दूसरा हिंदी दिया गया था, हिंदी मीनिंग उर्ध्वपातन का, जिसका इंग्लिश दिया गया था सब्लिमेशन। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों ने गलत किया, बहुत सारे विद्यार्थी भाइयों ने गलत किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र को ही सांझ का तारा एवं सुबह का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह जो होता है यह सबसे चमकीला ग्रह होता है और शुक्र जो होता है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह भी होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये जो था यह सबसे हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था और इससे लो लेवल जो है हल्का लो लेवल T 2.0 में पूछा गया और 3.0 में इससे भी लो क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार आप अगर तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पलटिए, उसे देखिए। अभी तक में 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया है यानी 4 शिफ्ट है, तो उसको आप ज़रूर देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्नों की संख्या मैथ में कितने रहती है, रीजनिंग में कितने रहती है और सब्जेक्ट का प्रश्न कितना रहता है, ये सब पे आप ज़रूर गौर कीजिएगा। तो आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।